ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रेलेवेंस ऑफ फ्योल्स प्रिंसिपल्स टुडे। हमने जो ये फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, इनकी आज की रेलेवेंस, बेसिकली उस टाइम पे जब ये प्रिंसिपल्स उसने बनाए थे तब क्या मीनिंग रखते थे वो प्रिंसिपल्स, आज कंटेम्प्रेरी टाइम में जब काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं, तो आज वही प्रिंसिपल्स, आज उनका मतलब थोड़ा सा बदल चुका है। प्रिंसिपल वही है, मतलब थोड़ा चेंज हो चुका है। ये उसी चीज़ में है जो, क्योंकि फ्योल ने उसी टाइम बोल दिया था कि मेरे प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल हैं। ये इसी वजह से आज हम पढ़ रहे हैं कि आज उसकी रेलेवेंस है, बट थोड़े अलग तरीके से। ठीक है, 12 यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं रेलेवेंस में। देखो क्या है। पहला चीज़, डिवीजन ऑफ वर्क। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी हो इसको देखना। ओके, डिवीजन ऑफ वर्क उस टाइम पे क्या मतलब था कि टोटल टास्क कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बाय वन पर्सन। डिवीजन ऑफ वर्क इसलिए करते थे कि भाई एक बंदा सारे काम नहीं कर सकता, काम को तोड़ दो। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क डिफर्स फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा डिवीजन करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि काम को बांट के कोई मतलब नहीं है। एक काम अगर एक बंदा कर रहा है, उसको अच्छी नॉलेज है, तो उसी को पूरा करने दो, काम को बांटो मत। तो कई बार ज़्यादा डिग्री हो सकती है डिवीजन ऑफ वर्क की, कई बार कम हो सकती है। अगेन ये इसीलिए क्योंकि फ्योल के प्रिंसिपल्स क्या थे, फ्लेक्सिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस टाइम ये था कि दोनों जो है हैंड इन हैंड चलेंगे, यानी जहाँ अथॉरिटी है वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। आज के टाइम में पता लगे कंप्लीट इक्वालिटी इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल। ज़रूरी नहीं है हर बार आप ऐसे कर पाओ कि हाँ इसकी, क्योंकि जैसे कई बार होता है यार कि अथॉरिटी कम रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है। कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है बट अथॉरिटी ज़्यादा है, क्योंकि वो हो जाता है अपने आप। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल 50-50% हो। ठीक है, उसके बाद डिसिप्लिन। उस टाइम पे डिसिप्लिन क्या था, मतलब कि इट इज़ एसेंशियल फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एवरी फर्म, कि भाई हर ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना चाहिए। आज की डेट में अगर हम देखें तो अलग अलग तरह की, जैसे एक होता है सेल्फ डिसिप्लिन, एक होता है आर्मी टाइप ऑफ डिसिप्लिन, अलग अलग तरह का। कई ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा चाहिए, या सेल्फ डिसिप्लिन कई ऑर्गेनाइजेशन में बस है कि बस अपना अपना से डिसिप्लिन। डिपेंड करता है यार हर एक ऑर्गेनाइजेशन पे। इसमें आज के डेट में ये हर एक चीज़ यही है कि इट इज़ डिपेंडेंट। इसको एक टर्म देते हैं, कॉन्टिंजेंट। मैं लिख देता हूँ अच्छे से, कॉन्टिंजेंट यानी डिपेंडेंट, कि भाई हर चीज़ जो है सिचुएशन पे डिपेंड करती है। तो इसी तरीके से डिसिप्लिन भी अलग अलग तरीके का हो सकता है, डिपेंड करता है फर्म पे। यूनिटी ऑफ कमांड उस टाइम पे जो है यूजुअली फॉलो करते थे। आज की केस में ये है, सम केस में एम्प्लॉई में बी आस्क्ड टू रिपोर्ट टू टू बॉसेस। हो सकता है ना, ये आजकल कॉर्पोरेट में बहुत देखते हैं, दो बॉस है मेरे, इसको भी बताना है, इसको अलग चीज़ बतानी है, इसको अलग चीज़ बतानी है। इसको फाइनेंस की रिपोर्ट दूंगा, इसको अकाउंट्स की रिपोर्ट दूंगा, इसको सेल्स की रिपोर्ट दूंगा, इसको मार्केटिंग की रिपोर्ट दूंगा। हो सकता है दो बॉसेस। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ अ बिजनेस फर्म यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड एज पर, मतलब हर एक डिपार्टमेंट जो है इसी हिसाब से बनता है कि एक एक और एक गोल को अचीव करने के लिए एक हेड बनाया, उसके पूरा डिपार्टमेंट बनाया, वो दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यहाँ पे सम ऑर्गेनाइजेशन फर्म्स मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज यूज्ड। अब ये बाद में आएगा मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं तब समझाऊंगा, बट अभी के लिए इतना समझ लो कि इसमें अलग अलग हेड्स के एक मतलब फंक्शन बना देते हैं कि अलग एक फंक्शन सारे हेड्स के एक ही डिपार्टमेंट में। समझाऊंगा मैं क्या है ये चीज़ जब एक्चुअल में आएगा, बट ये समझ लो कि वो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो पहले बोलते थे वैसा फॉलो नहीं होता वहाँ पे। फिर है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू कॉमन इंटरेस्ट। पहले ये होता था कि हाँ ये तो ज़रूरी है, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट ज़्यादा ज़रूरी है। देन आज की लैंग्वेज में बोलते हैं सम एम्प्लॉयज़ मे नॉट फॉलो, क्योंकि एम्प्लॉयज़ बोलते हैं भाई हम भी हैं, हर बार हम वो कंपनी नहीं देखेंगे, हम भी ह्यूमन एसेट्स हैं, हम भी हमारे भी इमोशंस नीड्स फीलिंग्स हैं, तो हम भी इम्पोर्टेंट हैं। तो हम हर बार ऑर्गेनाइजेशन को इंटरेस्ट को नहीं प्रायोरिटाइज कर सकते। आजकल थोड़ी वोकनेस की वजह से ये बहुत चलता है कि एम्प्लॉयज़ बोलते हैं दैट आर इंटरेस्ट ऑल्सो मैटर्स, विच इज़ फाइन, विच इज़ करेक्ट। रेम्यूनरेशन जस्ट एंड फेयर इन मोस्ट केसेस। आजकल अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऑब्वियसली ये प्रिंसिपल हम वायलेट होते हुए देखते हैं कि जो पेमेंट देनी चाहिए हम वो नहीं देते। दिस इज एक्चुअली सीरियस इशू कि यू नो इट इज़ सैड टू सी
people actually working hard and not getting what they deserve to be paid. It is sad to see कि so many people, आप किसी गांव में जाके देखो, एक यू you नो आप दिल्ली जैसे शहर में मैं रह रहा हूँ, हम अपना कोई मेड होती है यहाँ पे, उसको जो पैसा देते हैं वही काम कोई छोटे शहर में वही उतना ही काम करे, उसको कम पैसा मिलता है। तो क्या काम बदला? नहीं, शहर बदला। तो शहर ने क्या बदला? ये चीज़ सोच बदली कि भाई वो काम कर रही है, उसको पैसा मिलना चाहिए। अगर वो कोई, आप गांव में जाके सी लिटरली चिल्ड्रन, 10-10 साल के बच्चे, 7-7 साल के बच्चे मैंने देखे हैं यार, वो बर्तन धो रहे होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि चाइल्ड लेबर एंड वो सब, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ भाई, उनकी मजबूरी है, उनको पैसा चाहिए, वो काम कर रहा है, वो क्या करे? चाइल्ड लेबर का ये वो झंडा अगर ले जाएंगे आप, तो क्या वो पैसे नहीं करेगा? वो मर जाएगा, वो क्या करे फिर? एटलीस्ट जिंदा रहने के लिए पैसे कमा तो रहा है वो, एटलीस्ट मेहनत कर रहा है, क्योंकि उसके पास नहीं है पैसे कि वो हमारे जैसे, शायद हम अपने बच्चों को अगर स्कूल भेज रहे हैं, कॉलेज भेज रहे हैं, अलग अलग अच्छी अच्छी पढ़ाई करा रहे हैं, उनकी पेरेंट्स के पास नहीं है वो पैसे, वो क्या करे? एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, इट इज़ टॉक्सिक। एंड वहाँ पे आप ये वोकनेस और ये सब, अरे चाइल्ड लेबर हो रहा है, ये हो रहा है, वो वहाँ नहीं दिखा सकते, बिकॉज इट इज़ देयर मजबूरी। एंड उनका, मैं देखता हूँ, एंड आई फील वी डोंट रियली रिकग्नाइज हाउ प्रिविलेज्ड वी आर। आप ये वीडियो अगर देख पा रहे हो, you have a device, a mobile or a laptop on which you are watching. Not everybody has it, and it is, we don't we are not we are not enough grateful to God, destiny, whatever you want to believe in, but we are not as grateful as we should be. There are people who strive, work hard just to get one meal of their day. उनको दिन में बस एक बार खाने को वो मिल जाए, वही उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। एंड ट्राई टू बी लिटिल मोर empathetic towards them, kind towards people who are not as privileged as you are. हम मैं बहुत एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं कल किसी रिक्शा पे जा रहा था कहीं, एंड भैया को उन्होंने बोला, मैंने पूछा कितने लेंगे वो, एंड ही सेड 50 रुपये। मैंने बोला ठीक है चलिए। एंड जब मैंने वो कंप्लीट किया, वो मतलब जहाँ मेरे को जाना था, मैं वहाँ पहुँचा, एंड मैंने 50 रुपये दिए। उन्होंने एक बात बोली मुझे, पहले इंसान देखे हैं जो 50 का 40 नहीं कराए। कुछ चीज़ें पंच यू सो हार्ड इन योर गट, वो लाइन मेरे जहन में आई थिंक ज़िंदगी भर रहने वाली है अब, कि यार हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, पार्टीज़ करते हैं, हम बिल देखते हैं और बोलते हैं कि ठीक है 500 का आया, 550 का आया, 600 का आया, 1000 का आया, 1200 का आया। क्या वो 10 रुपये हम वहाँ पे वैल्यू करते हैं उतनी जितनी हम एक रिक्शा वाले से बार्गेन करने में कर देते हैं? उन रेस्टोरेंट वालों को आपके 10 रुपये से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, शायद उस रिक्शे वाले को 10 रुपये का बहुत फ़र्क पड़ जाए, लेकिन वो 10 रुपये तो 10 रुपये है ना। आप रेस्टोरेंट वाले को अगर दे रहे हो, तो वो रिक्शा वाले को एटलीस्ट उसकी मेहनत के दे दो। आई एम नॉट अंडरमाइनिंग रेस्टोरेंट्स या वो सब, दैट्स नॉट द पॉइंट प्लीज़। अब ये कुछ कुछ पॉइंट्स में ना वोकनेस साइड में रखनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ कॉमन सेंस टू मी कि वही 10 रुपये ही तो है, क्यों वो 50 के 40 करवाने हैं आपने? अगर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब रिक्शा वाले सही मांगते हैं, या जो भी हो सकता है कुछ ज़्यादा मांगते हो, बट एक चीज़ बताऊँ, वो ज़्यादा इसीलिए मांगते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो कम कर। व्हेन वन ऑफ यू टेक्स दिस मैसेज फ्रॉम मी, प्लीज़ बी काइंड टू पीपल, प्लीज़। एंड इरिस्पेक्टिव रिक्शा वाला है चाहे कोई CEO है कंपनी का, प्लीज़ बी काइंड टू पीपल। इट कॉस्ट यू नथिंग, आपकी तरफ से कुछ नहीं जा रहा है, एक अच्छा एक्ट है, एंड इट टेक्स नथिंग, एंड आई एम श्योर, आई एम वेरी श्योर it will come back to you in ways you would have never imagined. It will come back to you, and
trust me when I say this, karma or destiny will make sure that you get what you deserve, and your karma is what you do to people around you, irrespective, you know, कोई वो चाहे रेस्टोरेंट में एक वेटर ही क्यों ना हो, चाहे वो एक रिक्शे वाला ही क्यों ना हो, चाहे वो रेस्टोरेंट का मैनेजर ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, आपके टीचर्स ही क्यों ना हो, यू नो। एक और चीज़, मैं अगेन ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, बट इवन आई रिग्रेट इट दैट मैं स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, हम मस्ती मस्ती में इवन टीचर्स का बहुत बार डिसरिस्पेक्ट कर देते थे। I feel bad right now because what I am doing right now is teaching. So it's all interconnected, or all our lives are interconnected. सेक्टर में प्रिंसिपल वायलेट होता है रेम्यूनरेशन का। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा सेंट्रलाइजेशन। देखो, सम डिसेंट्रलाइजेशन फाउंड इन एवरी फॉर्म। ये था कि देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ सेंट्रलाइजेशन होगा, कुछ डिसेंट्रलाइजेशन भी होगा, दोनों होती हैं। एंड ये बात थी कि सेंट्रलाइजेशन, सॉरी, जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो हर फर्म में कुछ हद तक होती ही है, क्योंकि सारी अथॉरिटी एक ही बंदा नहीं रख सकता है अपने हाथ में, वो अथॉरिटी बांटनी पड़ती है। तो कुछ सेंट्रलाइजेशन करी जाती है डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, बट आजकल डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन डिफर फ्रॉम फर्म टू फर्म। वही, हर चीज़ ये डिफर फ्रॉम फर्म टू फर्म, हर चीज़ डिपेंड करती है। स्केलर चेंज यूजुअली फॉलोड होती थी, आजकल मे बी वायलेटेड टू स्पीड अप कम्युनिकेशन। मतलब आजकल जो है गैंग प्लैंक सीधा कर देते हैं, क्योंकि अगेन इतना टाइम नहीं है कि वो ऐसे चेन पूरी फॉलो हो, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर यूज़ होता था, अवॉइड क्योस। अगेन यहाँ पे डिग्री ऑफ ऑर्डर में वैरी। इक्विटी, एम्प्लॉयर्स हैव इक्विटेबल टू इंश्योर हैव टू बी इक्विटेबल टू इंश्योर गुड रिलेशंस विद एम्प्लॉयज़। यानी कि जो एम्प्लॉय कर रहा है आपको, वो बेसिकली क्या हो, सबको इक्वली ट्रीट करे। यहाँ पे केसेस ऑफ इनइक्विटी रिपोर्ट, ऑब्वियसली कुछ फॉर्म्स में ऐसा बहुत बार केस आए हैं कि इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हैं वो। क्या हो रहा है केसेस में कि डिस्क्रिमिनेशन आजकल हो रहा है। फिर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर इन द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयर टू, अगेन यही चीज़ है कि एम्प्लॉयर का ही फ़ायदा है अगर एम्प्लॉई रहता है ऑर्गेनाइजेशन में लंबे टाइम तक और बार बार वो नहीं करता, क्योंकि अगेन अगर ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के कोई जा रहा है, आप ही का नुकसान है ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि आपको दोबारा बंदा लाने के लिए नया रिक्रूटमेंट प्रोसेस, नई एप्लीकेशन, नया सिलेक्शन प्रोसेस, सब कुछ नया दोबारा करना पड़ेगा। पूरी उसको ट्रेनिंग देते हो, फिर वो 10 दिन बाद चला ही जाएगा, तो फिर पूरा टाइम आपका वेस्ट हुआ, पूरा एफर्ट्स आपका वेस्ट हुआ। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन का ही फायदा है। लेकिन आजकल क्या है, कंपनीज में हैव टू रिट्रेंच एम्प्लॉयज़। कई बार होता है कि एम्प्लॉय नहीं काम कर पा रहा है, वो सिर्फ एक बर्डन बन के रह रहा है, तो आपको उसको निकालना पड़ेगा किस तरीके से, या किसी भी तरीके से किसी और जगह शिफ्ट कर दिया, या उसका जॉब बदल दिया, या निकाल दिया, तो रिट्रेंच करा देते हैं एम्प्लॉयज़ को।